हम कैसे कवर अप करेंगे। अब देखो, जो फोर्स है जिसको हम बल कहते हैं, इस चैप्टर के साथ मैं आपके 2 चैप्टर्स और अटैच कर रही हूँ। एक आपका जो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर होता है वो भी इसी के साथ मैं अटैच करूँगी, और सारा जो चैप्टर है हम इसके साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, साथ ही में जो आपका मोशन वाला चैप्टर होता है, ठीक है, वो भी हम कह लो कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो साथ साथ हम करेंगे, ताकि हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं बच्चा वो आपके कंप्लीट हो जाए। ओके, इजी तरीका होगा ये। और फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। और डोंट वरी, मुझे अभी भी याद है, अभी मैंने आपको साउंड वाले चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं करवाए हैं। अभी मैं थोड़ा थ्योरी और करवा दूं, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 पूरे आपके कोर्सेज जो है वो कंटिन्यूसली मुझे कंप्लीट करने हैं, और विद इन 1 मंथ मुझे ये सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करके देना है, ताकि आप अच्छे से पेपर के लिए प्रिपेयर हो सको। ठीक है, चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं किस चैप्टर के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला, हम फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं बल। तो चलो, आज इसकी जो इंट्रोडक्शन है हम देखेंगे स्लाइड से। तो कहता है, इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पुश्ड और पुल्ड इज नोन एज फोर्स। मतलब क्या, जब किसी वस्तु को या तो धकेला जाता है या खींचा जाता है, जो ताकत पे रूप में लगती है, उसको आप क्या बोलते हो, फोर्स। जैसे आप अगर देखोगे, मैंने पहले बताया कि फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख लो, बल विल बी द मीनिंग। तो आप यहां पर देखो, ये जो आपका पर्सन है ये कर क्या रहा है, ये इस बॉक्स को ऐसे धकेल रहा है। अब ये लगा क्या रहा है, ताकत लगा रहा है, बल लगा रहा है, इसी को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें हम समझते हैं कि फोर्स में आपको क्या क्या चीजें जो है बच्चा पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो बल होता है ये करता क्या है। अब कोई भी चीज या तो मोशन में होती है या तो रेस्ट में होती है। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, गति की अवस्था में। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुकी हुई। तो फोर्स क्या करेगी, या तो किसी चीज को गति की अवस्था में लेकर आएगी या किसी भी चीज को रोक सकेगी। मोशन में अगर वो गति हुई है, गति उसमें हो रही है, तो उसको रोक सकते हैं हम। जैसे मेरी तरफ कोई एक बॉक्स आ रहा है, मैं उसको बल लगाकर रोक सकती हूँ कि नहीं रोक सकती हूँ। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं फोर्स, है ना। अब यहीं से हम कुछ बातें बल के बारे में जानेंगे, जो पेपर में कई बार आपसे पूछी जाती हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट से बनता है, मैं दिखाऊंगी कैसे बनता है। तो पहले आप इसको लिखो, फोर्स यानी कि बल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको ये बताई कि अगर कोई चीज रेस्ट यानी कि रुकी हुई है, मोशन यानी कि गति में है, तो फोर्स उसे क्या करेगी, उस स्टेट को वो चेंज कर सकती है। स्टेट को चेंज का मतलब या तो वो मोशन में उस चीज को रोक सकती है या तो रुकी हुई चीज को चला सकती है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेट। तो हम लिख सकते हैं, फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, और बल के बारे में हम क्या लिखेंगे, यहीं पर आप लिख लो, बल विराम या गति
अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं। एक और चीज, अगर कोई चीज रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो बल लगाने से वो क्या हो जाएगी, मोशन में आएगी कि नहीं आएगी। ये कप है, ऐसे मेरे हाथ में पड़ा है, मैंने इसको ऐसे धक्का लगाया, ठीक हो, ये मोशन में आया कि नहीं आया, आया ना। इसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बल, सॉरी यहाँ पर हिंदी में लिखती हूँ ना, बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब एक और बात समझो, सपोज ये कप इस तरीके से बहुत तेजी से घूम रहा है, ऐसे से करके, ठीक है। अब क्या इसको मैं रोक सकती हूँ, बल से ताकत लगाकर रोक सकती हूँ ना, रोक सकती हूँ कि नहीं रोक सकती, और ज्यादा बल लगाकर मैं इसको और तेजी से घुमा सकती हूँ, घुमा सकती हूँ कि नहीं घुमा सकती। तो यहीं से एक और प्रॉपर्टी आती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, कह लो कि जो फोर्स होता है यानी कि बल होता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है द स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, हिंदी में कह लो चेंज, कह लो चेंज कर सकता है आपका। ठीक है, या हिंदी में क्या लिखेंगे, बल गति, बल वस्तु की गति धीमी या तेज कर सकता है। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो तरीके की फोर्सेस को समझना होगा, मतलब दो तरीके के बल को समझना होगा। तो चलो समझते हैं। पहले हम यहां पर लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बच्चा हिंदी में इसको बोलेंगे बलों के प्रकार। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन समझना। हुआ क्या, एक हम लेते हैं, फैमिली लेते हैं, एक का नाम है चिंटू, उसकी सिस्टर यानी कि उसकी बहन का नाम है मिंटी। ठीक है, अब समझो, अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में क्या हुआ, बहुत सारे टॉयज पड़े हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या है, चिंटू, और यहां पर उसकी सिस्टर है मिंटी। ओके, अब चिंटू क्या कर रहा है, इस बॉक्स को, ठीक है, इधर की ओर मिंटी की ओर धकेल रहा है और बोल रहा है मिंटी तुम मुझसे छोटी हो, तुम ये टॉयज वाला बॉक्स जो है वो ले लो। ठीक है, अब यहां पर ना एक और बात समझो, इस बात को समझने के लिए बच्चा, जो फोर्स होती है या बल होता है, इसकी एक इकाई होती है जिसको हम यूनिट बोलते हैं कि कितनी फोर्स हमने लगाई है। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपको याद रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
ओके, अब बात समझो। अब ये जो चिंटू है, ठीक है, इसने आपकी टोटल फोर्स लगाई कितनी, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स लगाकर इसने मिंटी की ओर ये टॉयज वाला जो डब्बा है वो ढकेल दिया। मिंटी जो थी इसने क्या किया, अब मिंटी जो थी, अब इसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी, बचपन से ही इतनी बलशाली थी। इसने क्या किया, 6 न्यूटन फोर्स लगा दी। कितनी लगा दी, 6 न्यूटन फोर्स। तो अब आप ये बताओ कि बॉक्स इधर की तरफ जाएगा कि इधर की तरफ। ऑब्वियसली बात है, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगी उस तरफ आपका जो है बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉक्स अपनी पोजीशन से हिलेगा। तो टॉयज वाला जो बॉक्स है वो चिंटू की साइड चला गया। अब इसी को आप अगर देखोगे, हम नाम देते हैं अनबैलेंस्ड। यहां पर जो फोर्स लग रही है दोनों तरफ, वो आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। मैम ये कैसी आपने एग्जांपल दी अनबैलेंस्ड फोर्स की, इसको आप एक तरीके से असंतुलित बल कह लो, ठीक है। देखो ना, संतुलन सा नहीं है, एक तरफ 6 न्यूटन एक तरफ 5 न्यूटन लग रही है। यहां पर हुआ क्या, कहते हैं जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य ना होकर मतलब आप इसको ना पहले इंग्लिश में लिखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश में थोड़ा सा इजी होता है फोर्स का चैप्टर। लिखो अनबैलेंस फोर्स। बच्चा ये सिर्फ एग्जाम्पल है ताकि जो बच्चे कह लो कि जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी है उनको इजी लग सके, ठीक है। तो मैं जितनी थोड़ी इजी एग्जांपल्स होती हैं वो ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ, ताकि एक तरीके से कह लो कि वो बच्चा भी सीख सके जिसको कुछ नहीं आता है। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, लिखो when the net effect produced by a number of forces on a body is non-zero। आप मुझे एक चीज बताओ, एक फोर्स यहां लग रही है एक फोर्स यहां लग रही है, क्या अगर मैं इसको माइनस करूं तो इसका जीरो आंसर आएगा? 6 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस करूं, नहीं आएगा, नॉन जीरो आ गया। तो ये क्या है, एक तरीके से अनबैलेंस्ड हुई कि नहीं हुई, नॉन जीरो। देन द forces are said to be unbalanced forces। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल मैडम आई, इतने बड़े तरीके से आपने समझाया। अपनी तारीफ मैं खुद कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लास नहीं हो रही ना, तो आप मेरी तारीफ कैसे करोगे। हाँ जी भाई, हिंदी मीडियम वालों प्लीज यहाँ पर अपना अनबैलेंस फोर्सेस यानी कि असंतुलित बल का एक बार लिख लो। असंतुलित बल लिखो, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य ना हो तो उन बलों को कह लो हम असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, ओके मैम, समझ में आ गया कि अनबैलेंस फोर्स जो है वो क्या होती है। अब यहां पर दूसरे टाइप की फोर्स को समझते हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स।
क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। हिंदी में बोलते हैं हम इसको संतुलित बल। अब दूसरा केस समझते हैं। चिंटू के साथ उसका ब्रदर टिंटू, ठीक है, अब ये बल लगा रहा है। हुआ क्या, ये जो बॉक्स है, अब ये जो बॉक्स है ये प्लास्टिक का बॉक्स है। यहां से चिंटू ने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, यहां से टिंटू ने भी 10 न्यूटन फोर्स लगा दी। होगा क्या, ना तो ये बॉक्स इधर की तरफ खिसकेगा, ना तो ये बॉक्स इधर की तरफ खिसकेगा। होगा क्या, यहां से दबाव पड़ने की बजाय और यहां से दबाव पड़ने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर अब मेरे पास कोई चीज नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, चलो है भी, कर लेते हैं, ये कब काम आएगा रबड़ का। ये देखो, ये आपका है, अगर मैं इसको ऐसे पूरा दबा दूं, ये देखो ऐसे मोड़ दूं, पूरा सही फोर्स लगाऊं, बैलेंस फोर्स लगाऊं, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो बैलेंस फोर्सेस क्या करती हैं, किसी भी चीज की शेप को चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लिखो, व्हेन द नेट फोर्सेस या नेट इफेक्ट लिखो पहले, नेट इफेक्ट produced by a number of forces acting on a body is zero। अब ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ मैं। तो यहां पर बैलेंस्ड फोर्सेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, हिंदी में भी लिख लो, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और उसका परिणाम लिख लो भाई, बल, परिणामी लिखो, बल शून्य हो, तो उसे हम संतुलित बल जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाई, बैलेंस फोर्सेस भी समझाई, अनबैलेंस फोर्सेस भी समझाई। अब यहीं से हम एक, जो मैंने आपको बोला कि जो मैं प्रॉपर्टी आपको लिखवाने वाली थी वो आप टाइप से समझोगे, तो यहां से आप चौथी प्रॉपर्टी यानी कि फोर्स की चौथी जो प्रॉपर्टी है वो आप ये समझते हो कि फोर्स जो है किसी बॉडी की शेप भी चेंज कर देती है ना। तो हम लिख सकते हैं, लिखो, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। हिंदी में भाई क्या लिखोगे? लिखो, आकार जो है, पूरा नहीं लिख रही मैं, चलो पूरा लिख देती हूँ, कई बच्चे नोट्स बना रहे होते ना। वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन कर देता है। देखो, मेरा लिखने का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको पहले आज बताती हूँ क्यों मैं इतना सब लिखती हूँ तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लेती हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेरा मतलब सिर्फ इतना होता है बच्चा कि मैं जो पढ़ाऊँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तुम्हें दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा सिर्फ इतना रोल है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब तक ले जाऊँ। ठीक है, बहुत दिल खुश होकर तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ, दिल खुश हो जाता है कि इतने सारे बच्चों को हम पढ़ा पाते हैं। और
मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक चीज़ तुम्हें समझा पाऊँ, एक एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, जितनी ईजिली एग्जाम्पल मैं ले सकूँ। ठीक है, तो नोट्स बनाया करो साथ साथ, जैसे जैसे पढ़ते हो, ये तुम्हें ही बाद में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स तुम देना चाहते हो तो दोगे, तो बार बार रिवाइज करने के लिए ये नोट्स ही काम में आएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं तुम पढ़ सकते, है ना। तो पढ़ते हो, ये नोट्स अपने पास संभाल के रखो। देखो मैं नोट्स में तुम्हें अगर ध्यान होगा, तुम पीडीएफ फाइल देखना, मैं तुम्हें लिखा हुआ भी देती हूँ अपना, ताकि तुम बाद में इसको भी देख सको कि क्या क्या मैडम ने करवाया है। ओके, चलो, अब बहुत अच्छी बात है अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। उसके बाद हमने ये भी देख लिया। उसके बाद ना एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट हम प्रॉपर्टी फोर्स की समझ सकते हैं। देखो बच्चा, अगर सपोज करो कि ये कार आ रही है, मतलब कोई ये कप आ रहा है फटाफट, ठीक है। अब मैं क्या इस कप मेरी तरफ आ रहा है, क्या मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ मूव करने की? बिल्कुल कर सकती हूँ, फोर्स से तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी फोर्स की लिख लो कि बल वस्तु की गति की दिशा भी बदल देता है। हिंदी में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अब फोर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अच्छा, एक ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, या सदिश राशि कहते हैं जिसे हिंदी में, और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं बाद में भी आपको सिखाऊंगी, जब थोड़े बहुत चैप्टर्स करवा लूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ जो चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ उस पर फोकस करो। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनको तो समझ में आ गया होगा, जिन्होंने साइंस कभी नहीं पढ़ी उनको नहीं आया होगा, कोई चक्कर नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबी बोल देती हूँ बीच में कई बारी। चलो, अब आपने फोर्स को समझ लिया कि भाई फोर्स क्या होती है, और फोर्स की कह लो हमने टाइप्स भी देखी, 2 टाइप्स की होती है। अच्छा, अब एक और चीज समझते हैं, फोर्सेस को हम और भी बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और टाइप समझो फोर्सेस की, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जो पहले वाली मैंने आपको फोर्सेस दिखाई ना, ये आपकी फोर्सेस थी कि किस तरीके से कोई फोर्स बल लग रहा है ना। अब ये जो फोर्सेस हैं आप कह लो बाय नेचर है। बाय नेचर मतलब जैसे इनका करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हमने फोर्सेस को क्लासिफाइड किया है। सबसे पहली फोर्स जो आपको पता भी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको आप हिंदी में बोलते हो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ये रबड़ है, ऊपर से सीधा नीचे ही आएगी, कभी ऊपर की ओर नहीं जाएगी। क्यों? वाई? नीचे धरती पर एक फोर्स जो है वो चीजों को खींच रही है, इसे ही बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब यहां पर एक बात समझो, अब ये जो रबड़ है मेरी उंगली के साथ ऐसे लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें और मेरे में कांटेक्ट है, रबड़ और मेरे हाथों में कांटेक्ट है ना। बट क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में, इस रबड़ और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई कांटेक्ट है एक दूसरे के साथ? नहीं। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये एक तरीके की नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मैम, नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? बच्चा, एक ऐसी फोर्स जिसके बीच में
कह लो दो जो बॉडीज होती हैं उनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, उनमें कोई कह लो कि वो एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं रहती हैं, तो लिख सकते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट forces are those forces in which there is no contact between the two bodies. Clear? अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ये कैसी फोर्स है? सबसे पहली बात तुमको 3 बातें याद रखनी है। मैं पहले एक टाइप्स तुमको बता दूं बाय नेचर कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है जिनको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, हिंदी में इसको बोला जाता है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। चौथे नंबर पे हमारी आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सारी फोर्सेस हमने डिस्कस करनी है एक एक करके, तो टेंशन नहीं लेना, अभी मैं नाम ही बता रही हूँ। इसको हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा क्वेश्चन कहता है कि ये जो 4 फोर्सेस जो बाय नेचर आपको मैंने अभी बताई हैं, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है बच्चा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण वाली फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना है। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में पूछा जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वो आपकी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, जिनको हम प्रबल नाभिकीय बल भी कहते हैं, और इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तो अब यहाँ पर मैम इनकी पावर्स क्या होती है? देखो एक्चुअली क्या है कि ना आपको 4 फोर्सेस जो है जैसे एग्जाम में दे दी जाएंगी, और आपको ये देखना होगा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, वीकेस्ट कौन सी है। या हो सकता है एग्जाम ऐसे भी बोल दे, 4 आपको ऑप्शंस दे दे और बोले कि इनमें से आपको क्या करना है कि पहले ये बताना है पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे नंबर पे, चौथी नंबर पे कौन सी आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले नंबर पे हमारी आती है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वो आपकी होती है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो मान होता है, रिलेटिविटी स्ट्रेंथ जो होती है, वो 10 की पावर 38 होती है। ठीक है, और उसके बाद ये बाद में मैं बताऊंगी 10 की पावर 38 क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। अभी बस एक फैक्ट जान लो, धीरे धीरे कर कर बताऊंगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इसकी जो आपकी रेंज होती है वो 10 की पावर 36 होती है।
देन हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इसका जो मान होता है वो 10⁻25 होता है। एंड फिर उसके बाद हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। बच्चा हिंदी मीडियम वाले मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगी, इस पे एक बार देख लेना, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं अब आपको पता लग गया होगा। तो ये आपको जो है याद रखना है कि वीकेस्ट फोर्स, कमजोर फोर्स सबसे कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। बात समझ में आ गई, बहुत इजी। अभी हम एक एक करके जानेंगे कि इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, कैसे। बट अब मैं यहाँ पर आपको एक बार थोड़ी सी और थ्योरी करवा दूँ। कहता है आपने ये सारी तो चीज़ें देख ली, उसके बाद फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। अभी आपने देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, किस तरफ फोर्स लग रही है। अभी हमने देखा था ना कि मैं इस तरफ फोर्स लगा रही हूँ इस बॉक्स को लगाने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे जो, अब इसको एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा है। कहता है इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, कहता है यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो इसके परिणाम से वस्तु की गति में कमी होती है। क्या बोल रहा है, सपोज कि ये स्पीड इस तरफ आ रही है, मैंने इसका उल्टा लगाया, तो मैं इसकी स्पीड को क्या करूंगी, रोकूंगी कि नहीं रोकूंगी, रोकूंगी कि नहीं रोकूंगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, यही आपको ये थ्योरी में बोल रहा है। अब कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन एक्सटर्नल फोर्स में चेंज इन द स्टेट और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यदि कोई वस्तु गति में है तो बाहरी बल उस वस्तु की गति की स्थिति या दिशा में बदल सकता है। अगेन ये आ रहा है, मैंने बाहर से ऐसे फोर्स लगाई, बाहर से इसको रोकने की कोशिश की, इसकी गति ऐसे चेंज हो गई, चेंज कर दी मैंने गति, तो रोक सकता है। ठीक है, अगर कोई चीज रेस्ट में है, कह लो वस्तु विराम अवस्था में है, उसको भी चेंज कर सकता है, वस्तु मोशन में है उसको भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने आप को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। न्यूटन का पहला लॉ यही, अगर आप देखोगे न्यूटन्स के लॉज में बाद में बताऊंगी आपको, तो इसमें ये कहा ही जाता है कि कोई चीज तब तक अपनी स्टेट में रहती है, तब तक अपनी स्टेट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हम लगाते, है ना। जब तक आप रोकोगे ही नहीं तब तक क्या ही रुकेगी कोई चीज। तो यहाँ पर कहता है उसके बाद स्पीड, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको करवाई दी है गाइस, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ये बारे। सबसे पहले आ जाओ गुरुत्वाकर्षण बल पे। कहता है, इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी, तभी इसको ना यूनिवर्सल फोर्स बोला जाता है। कहीं भी चले जाओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपकी अप्लाइड होती है। कहता है इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, चाहे उसका कोई भी साइज हो, चाहे उसकी कोई भी शेप हो, चाहे उसका कोई भी कह लो हो, उसके ऊपर कोई ना कोई आपकी एक फोर्स तो एक्ट करती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं पर लागू होता है। वास्तव में इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु इसके आकार और आकार के बावजूद हर दूसरी वस्तु पर कुछ बल लगाती है, यानी कि एक दूसरे को हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, और वो अट्रैक्शन जो फोर्स का लग रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रोको, अभी रुक जाओ। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। अब आपको पता है चुंबकीय वाली, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुनो फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में नहीं। अभी चुंबकीय सुनिए, चुंबक से जो फोर्स, चुंबक जो फोर्सेस होती हैं, मतलब चुंबक खींचती है किसी चीज को, वो जो फोर्स होती है ना उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये अभी मैंने आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में नहीं बताया, अभी ये आगे चलकर हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि जो है कह लो कि जो है क्या होती है ना। अब मैंने एक टर्म और आपकी यहाँ पर यूज की थी, जो मैंने आपको बोला था एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ना क्या होती हैं। तो यहाँ पर ना एक चीज नोट और डाउन करो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको लिखवानी है। किधर लिखाऊं, जगह खत्म हो जाती है हमारे यहाँ पर, है ना। चलो यहाँ लिखवा देती हूँ, इसको हम बोलते हैं, लिखो यहाँ पर
दो फोर्सेस की टाइप और लिखो। एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम फील्ड फोर्सेस। अच्छा पहले इंग्लिश में लिख देती हूँ, लिखो फोर्स बाय द virtue of bodies in contact is called contact forces। ऐसी फोर्सेस जिसमें दो बॉडीज जो है वो कांटेक्ट में है, ठीक है, ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होती, ठीक है, नॉट इन कांटेक्ट, ये बात याद रखना, ठीक है। अब हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, संपर्क, संपर्क कह लो, तथा क्षेत्र बल। यहां पे सीधा ही लिख लो कि कह लो कि एक तरीके से संपर्क की आवश्यकता, इसमें संपर्क नहीं होता, संपर्क नहीं होता, इसमें संपर्क होता है, ठीक है। इतना बड़ा तुमने क्या ही लिखना, बस ऐसे ही लिख लो, ओके। चलो अब मुझे लगता है कि तुम्हें फोर्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन जो है इसकी समझ में आ गई होगी कि जो है फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है, ठीक है। आगे अब हम जो करने वाले हैं वो आपका आगे वाला जो चैप्टर है उसको मतलब आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रेविटेशनल वाली फोर्स के बारे में भी जानेंगे, फिर प्रेशर क्या होता है, इसके मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाने वाली हूँ बकायदा। देखो मेरे लिए तुम्हारा समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे चाहिए कि मैंने एक लेसन करा दिया दिमाग में छप जाए, है ना, दिमाग में छप जाए, हर एक चीज़ आपको आती हो। केमिस्ट्री भी ऐसे ही करेंगे, इकोनॉमिक्स भी ऐसे करेंगे। थोड़ी देर होल्ड ऑन हो जाओ, 2-3 दिन में और फिजिक्स सारी काफ़ी ज़्यादा करवा दूँ, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे ही आने वाली।